डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिकली अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो जो हमारी चार थ्योरीज है वो मेन थ्योरी रहती है। सबसे नंबर 1 आती है हमारी वर्नर थ्योरी, नंबर 2 आती है हमारी सिडविक थ्योरी, नंबर 3 आती है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और जो लास्ट में आती है वो आती है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैसे एक पांचवी भी होती है हमारी लिगेंड फील्ड थ्योरी, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा अप्रोच मिल नहीं पाई थी भाई। और वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अप्रोच करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आई थी, लेकिन जो मेन फोकस रहता है इस लेवल पर वो रहता है इन चार के ऊपर। पहली वर्नर, सिडविक, वैलेंस बॉन्ड और थर्ड है हमारी क्रिस्टल फील्ड। तो आज जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वर्नर थ्योरी, और दूसरी जो थ्योरी इसी लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिडविक थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्नर की। जैसे कि सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक एलिमेंट्री आइडिया दिया था कि वर्नर ही सबसे पहले साइंटिस्ट थे भाई जिनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन रहा था, कोई एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा था। तो उन्होंने अपनी जो स्टडी स्टार्ट की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, वो लगभग 1892 के अंदर स्टार्ट की। फिर हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ उन्होंने कैसे ज्योमेट्री को, फिर मैंने आपको कंडक्टेंस के बारे में बताया, और आहिस्ता आहिस्ता जो नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स है, कलर कैसे आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आती है, वो अलग अलग बातें जो अलग अलग थ्योरीज एक्सप्लेन करती हुई चलेंगी। जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन मार्क लिए थे वो क्वेश्चन मार्क एक एक करके आपके सोल्व होते चलेंगे। तो मैंने आपको बताया वर्नर थ्योरी 1892 के अंदर जो है उन्होंने एक प्रकार से स्टडी स्टार्ट की थी। वर्नर थ्योरी नहीं दी थी 1892 के अंदर, मैंने बताया 1892 के अंदर उन्होंने स्टडी स्टार्ट की। पूरा 1892 गया और 1893 आ गया था भाई। लगभग अपने इस प्रोजेक्ट को वर्नर ने 1 से 1.5 साल दिया, और उसके बाद फाइनली उन्होंने 1893 को जो बातें उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखी, जो बातें उन्हें रियलाइज हुई, उन्होंने उसको एक पोस्टुलेट का रूप दे दिया। कुछ मुख्य बातें उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स के अंदर बता दी। जो कॉम्प्लेक्स उस टाइम पर स्टडी किया गया था भाई, उसके अंदर था हमारा मेन जो सबसे स्टेबल। अगर आपने मेरा पिछले वाला लेक्चर जो मैंने आपको कमेंट में लिंक में दिया था वर्नर थ्योरी पढ़ने के लिए, वहां पर आपने एग्जांपल देखा हुआ COCl3 * 6NH3। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एक ऐसा था भाई जो स्टेबल भी था और जिसकी जो कंडक्टेंस थी वो थी लगभग हमारा 430 ओम इनवर्स। तो बात आ रही थी कि भाई इतने सारे लिगेंड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो ये स्टेबल क्यों है? ठीक है, अगर इस कंपाउंड की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे बेसिकली पाया गया CO3 पॉजिटिव है, +3Cl नेगेटिव है, और 6 हमारे अमोनिया है। लेकिन ये सारे ऐसे नहीं थे, इसमें ये जो क्लोराइड आयन थे ये उन्होंने देखा ये अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो कर रहे हैं, जबकि ये वाले थे ये जो अपनी सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करा दिया। वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया भाई, इसके अंदर से एक Cl को रिप्लेस कर दिया, तो बना क्या आपके पास COCl2 H2O * 5NH3। ये सेम रख लेते हैं, COCl3 H2O 5NH3। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल ने एक Cl रिप्लेस कर दिया था, क्या हो गया Cl2। तो इसके अंदर देखा गया क्या पाया गया, CO3 पॉजिटिव +2Cl नेगेटिव। अब 2 Cl है तो इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस में क्या आ गया हमारा H2 आ गया, और प्लस में क्या आ गया हमारे 5 अमोनिया आ गए। तो जब उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करी तो उन्होंने सोचा था कि भाई 3 क्लोराइड आयन थे यहाँ पर, इस कारण से कंडक्टेंस कितनी थी, लगभग 430 थी। इसकी भी कंडक्टेंस लगभग कितनी आनी चाहिए थी, 430। लेकिन उन्होंने जब इसकी कंडक्टेंस को देखा तो इसकी कंडक्टेंस मान लिया भाई 250 आई, 250 आई। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि हो ना हो ये जो 2 क्लोराइड आयन है इन्हीं के कारण कंडक्टेंस 250 आई, क्योंकि एक क्लोराइड आयन घट गया, यहाँ पे 3 थे यहाँ पे 2। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल अब एंटर किया है ना, ये यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी शो नहीं करेगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा।
मतलब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे, CO NH3 5H2O Cl2 ऐसे। फिर एक वाटर मॉलिक्यूल मान लें इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अब की बार क्या होगा, कंडक्टेंस और डिक्रीज हो गई। तो फिर उन्होंने आइडिया लगाया कि जो लिगेंड मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ या फिर जो भी मॉलिक्यूल मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ वो वहां पर जाकर के एक टाइप की वैलेंसी शो नहीं कर रहा है, वो दो अलग अलग टाइप की वैलेंसी शो कर सकता है। वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर सकता है, वो सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर सकता है। तो यहाँ से उन्होंने बेसिकली पोस्टुलेट्स दिए किसके, वर्नर थ्योरी के। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोई भी मेटल है वो दो टाइप की वैलेंसी शो कर सकती है। एवरी मेटल कैन शो टू टाइप ऑफ वैलेंसी या हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। कौन कौन सी, नंबर 1 प्राइमरी वैलेंसी, नंबर 2 सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, और सेकेंडरी वैलेंसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है भाई, हालांकि ये पोस्टुलेट आप उस लिंक के अंदर देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, दो एलिमेंट सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम। कि वो कोई भी आयन जो प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, जैसे ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम। उनको जो है हमें सेपरेट कर सकते हैं उन आयंस को, किससे भाई, सेंट्रल मेटल एटम के पास, ठीक है। थर्ड, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल। आयनाइजेबल का मतलब है कि जो क्या हो सकती है, आयोनाइज हो सकती है, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बताया, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। फोर्थ पोस्टुलेट क्या भाई, कि जो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल का मतलब क्या है कि मेटल के साथ ये कंबाइन है तो ये कभी अलग नहीं होगी। अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो हमेशा ये पार्ट एज बन जाएगा और ये अलग जाएगा। मतलब इसको अगर आप डिसोसिएट करोगे तो एक जो अमोनिया इसके साथ है या वाटर जो इसके साथ सेकेंडरी वैलेंसी बनाए हुए हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, वो इसी के साथ जाएंगे, हमेशा कंबाइंड रहेंगे। तो एक ऐसी वैलेंसी है भाई नॉन आयनाइजेबल, हम उसको आयनाइज नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ, इफ ए ग्रुप satisfy both type of valency simultaneously, these groups cannot be separated also। कि अगर कोई ग्रुप है, मान लिया क्लोराइड आयन है, कुछ क्लोराइड ऐसे आ जाते हैं मान लिया जो सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे आ जाते हैं जो प्राइमरी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम उनको क्या नहीं कर सकते भाई, सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो लास्ट पोस्टुलेट है ये आपने पहले वाले पोस्टुलेट्स के अंदर नहीं पढ़ा, अदरवाइज आपने इन सारे पोस्टुलेट्स पढ़ लिए हैं। इस पोस्टुलेट को एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं भाई। क्या कहता है, इफ ए ग्रुप सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी साइमल्टेनियसली, कि अगर कोई ग्रुप दोनों वैलेंसी शो कर रहा है साइमल्टेनियसली, साथ साथ यानी कि एक साथ, these groups cannot be separated also। तो ये जो ग्रुप है ये भी सेपरेट नहीं किए जा सकते। कैसे भाई, देखो इसको जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, हम इसको कंडक्टेंस के बेस पर डील करेंगे भाई, CONH3 6Cl3। तो इस ग्रुप की अगर आपको देखी जाए तो इस ग्रुप में आपका क्या होगा, कंडक्टेंस देखते हैं पहले। जो कंडक्टेंस है भाई मैंने अभी बताई थी भाई, इस वाले केस में हमारी कंडक्टेंस कितनी आती है, 430। तो इस केस में क्या हुई, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताइए आप, सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया, तो क्या लिख देंगे 6NH3 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लोराइड है। कौन कर रहे हैं भाई, क्लोराइड आयन, ठीक है। इसी प्रकार से मान लिया वाटर इंट्रोड्यूस करा दिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, CONH3 5H2 इंट्रोड्यूस करा दिया मैंने, ये सेम रखता हूं मैं। तो कंडक्टेंस अब की बार क्या होगी, सेम रहेगी या डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, क्योंकि वहां पे जहां पे मैंने 250 बताया वहां पे मैंने क्लोराइड घटा दिए थे, वहां पे 2 ही क्लोराइड थे, यहाँ पे कितने क्लोराइड है
3 क्लोराइड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कंडक्टेंस तो इसकी भी क्या रहेगी 430, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी अब अकेला अमोनिया नहीं रहा है, 5 तो अमोनिया हमारे सेकेंडरी वैलेंसी में आ गए हैं और एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल आ गया, बाकी 3 हमारे जो क्लोराइड है वो क्या शो कर रहे हैं, हमारी प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे। इसी प्रकार से अब की बार मैं क्या करूं, एक क्लोरीन इसकी जगह पे क्लोरीन को अंदर ले आऊं तो क्या होगा CO NH3 Cl। अब आप बताइए कंडक्टेंस सेम रहेगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? तो आप देखोगे इसके अंदर कंडक्टेंस क्या होगी भाई, डिक्रीज, ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी 250। आप बताइए सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, 5 अमोनिया और एक हमारा क्लोराइड है और क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए आप क्लोराइड है सेकेंडरी भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली है तो इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और ले लूं मैं, CO NH3 4Cl2Cl, इसकी कंडक्टेंस होता है इससे और घटेगी या बढ़ेगी, इसकी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कितनी आ जाएगी भाई 100। तो सेकेंडरी वैलेंसी में क्या लिख देंगे हम, 4 तो अमोनिया आ जाएंगे और 2 क्या आ जाएंगे हमारे क्लोराइड है, और प्राइमरी में तो है ही हमारा क्लोराइड है। और फिर मान लिया एक Cl और अंदर आ गया, एक अमोनिया को रिप्लेस कर दिया CONH3Cl3। अब बताइए आप इसकी कंडक्टेंस कितनी रहेगी, इसकी कंडक्टेंस क्या रहेगी 0। क्यों? क्योंकि अब आउटसाइड सर्फियर कोई आयनाइजेबल ग्रुप है ही नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, उनमें से कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर फ्री आयन होने चाहिए। इसके पास फ्री आयन्स अवेलेबल नहीं है, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया हमारे 0 कंडक्टेंस होगी इसकी। इसमें 3 अमोनिया और 3 क्लोराइड जो हमारे क्या शो कर रहे हैं भाई, सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इन बातों से आपको क्या दिखता है कि कुछ कंपाउंड के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर है क्लोराइड आयन, और कुछ कंपाउंड के अंदर क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन सफियर से बाहर है, ठीक है, तो वो इनसाइड सफियर भी हो सकते हैं और आउटसाइड सफियर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई बाहर या अंदर जो भी है ऐसा क्यों है, इसके एक्सप्लेन करने के लिए ही वर्नर ने क्या दी थी, ये थ्योरी दी थी कि जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं भाई 2 टाइप की वैलेंसी रखते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो अब हम डिस्टिंक्शन करेंगे मेनली हमारी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं प्राइमरी वैलेंसी और एक तरफ मैं लिख लेता हूं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है भाई, कोरोस्पोंड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जो कि इसके बराबर होती है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोरोस्पोंड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोल सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाई की जाएगी बाय नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है भाई, नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय, इसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है, या तो नेगेटिव आयन होंगे या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, हमेशा इसके द्वारा सेटिस्फाई। कैसे, जैसे आउटसाइड सल्फर हमेशा क्लोराइड, सल्फेट, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, इस प्रकार से आपको नेगेटिव आयन ही मिलेंगे, आयनाइजेबल पार्ट में आपको नेगेटिव आयंस ही मिलेंगे। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में अभी देखा था हमने एग्जांपल में, वाटर भी एज ए लिगेंड आ गया था, वाटर आ गया था तो न्यूट्रल लिगेंड हो गया, क्लोराइड क्या आ गया था तो नेगेटिव आयन हो गया। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करते हैं, नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं भाई, इट इज प्रिंसिपल आयनाइजेबल एंड आयनिक वैलेंसी, या भाई ये प्रिंसिपल, जबकि ये क्या है, इट इज
नॉन आयनाइजेबल, या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, नॉन आयनिक वैलेंसी। ये क्या भाई, नॉन आयनाइजेबल है या फिर हमारी नॉन आयनिक वैलेंसी है। क्लियर है। उसके बाद ये जब ये अटैच होगी हमेशा सेंट्रल मेटल के साथ, जब ये अटैच होगी इसको दिखाएंगे हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल, अटैच्ड विद ए सेंट्रल मेटल शोन बाय डॉटेड लाइंस। इसको हमेशा किसके द्वारा दिखाएंगे भाई, हमें डॉटेड लाइंस के द्वारा दिखाएंगे। जबकि इसको सेकेंडरी वैलेंसी जो भी सेटिस्फाई करेगा उसको हम किसके द्वारा दिखाएंगे भाई, सॉलिड लाइन के द्वारा दिखाएंगे। अब सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन में क्या डिफरेंस होगा भाई, अब सपोज कीजिए ये आपका सेंट्रल मेटल है, इसके साथ ये क्लोराइड आयन यहाँ से अटैच है, एक क्लोराइड आयन यहाँ पे अटैच है, एक क्लोराइड आयन यहाँ पे है, एक क्लोराइड आयन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक नीचे की तरफ अटैच है। अब कितने हो गए हमारे क्लोराइड, टोटल 6 क्लोराइड हो गए। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या था, COCl3 × 6NH3। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया हो गए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। साथ में ये जो 3 क्लोराइड आयन आपने पिछले लेक्चर में देखे थे, ये हमने डॉटेड लाइन के साथ दिखाए हुए थे। कितने क्लोराइड आयन थे हमारे डॉटेड लाइन के द्वारा, 3 क्लोराइड आयन। मतलब ये जो क्लोराइड आयन है दे आर बिहेविंग एज प्राइमरी, दे आर शोइंग एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा कि जब भी फार्मूला लिखा जाएगा प्राइमरी वैलेंसी के केस में, ये हमेशा आउटसाइड द स्फीयर लिखा जाएगा। When we write formula, when we write a formula written outside the coordination sphere, वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा भाई, हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ लिखा जाएगा। कभी भी जो आयन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं लिखा जाएगा, वो हमेशा बाहर लिखा जाएगा। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा के लिए लिखा जाएगा इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसको हम हमेशा कहां पर डिनोट करते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर शो करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी वैलेंसी के बीच में डिफरेंस और ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में। इसके बाद अब जो हमारे वर्नर थे, वर्नर ने एक्सप्लेनेशन जो दी थी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो अननोन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी थी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी जो फिर साइंटिस्ट ने उनके सामने खड़ी कर दी कि भैया अगर आप इन बातों के बारे में बता रहे हो तो आप बताइए इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या होगा। जैसे क्या आ जाती है, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। क्या आ जाती है भाई, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। अब वर्नर ने जो एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन किया था कि कुछ ही कंपाउंड ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते। जैसे हमने एग्जांपल लिया था FeCl4, एक घंटा लगेगा जी, FeCl4 प्लस में 2KCl, तो उस केस में हमारा क्या बना था, K4FeCl6 बना था। ठीक है, तो उसमें क्या था, दूसरे कंपाउंड्स के साथ जब उसको कंपेयर किया जा रहा था तो वो किसी प्रकार से भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन क्या आई, वाही ओनली सर्टेन एलिमेंट्स, वाही ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नॉट अदर्स, कि केवल कुछ ही कंपाउंड ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, बाकी कोई दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों? सेकेंड, it was unable to explain the magnetic properties। ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। It was unable to explain the color of the complexes, कि जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स थे वो हमारा अलग अलग कलर दे रहे थे, वो उस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। It was unable to explain why ligand showing secondary valency, ligand showing a secondary valency
गिव फिक्स्ड ज्योमेट्री टू लेटिस, या फिर हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस बात को भी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी जो वर्णन जो है जिन बातों के जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, हालांकि वर्णन ये तो बता दिया था, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उस केस में ज्योमेट्री दो हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। लेकिन कब टेट्राहेड्रल होगी, कब स्क्वायर प्लेनर होगी, वो इस बात को नहीं बता पाया। ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरी आई जिसका नाम था सिडविक थ्योरी। हालांकि वर्नर थ्योरी के बाद जब हम सीक्वेंस में पढ़ते हुए तो हमारी एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है जो वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस को दूर करती है। लेकिन सिडविक थ्योरी जो थी वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसने हमारा एक EAN रूल दिया था। क्या दिया था उसने? EAN रूल, जो क्या कहता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कौन सा रूल दिया था भाई उन्होंने? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या कहता है भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है कि जैसे अगर हम बात करें जो हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या भाई हमारी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम लेकर के चलते हैं। अगर आउटर शेल में जैसे 18 है, 36 है, 54 है और 86 है, इनमें क्या होता है, आउटर में अगर हम देखें तो जो आउटर शेल के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये लेकर के चलते हैं, ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट इस सीरीज का है, मान लिया सपोज करो इस सीरीज का एलिमेंट है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, किसी के साथ कंबाइन होकर के वो इलेक्ट्रॉन मान लिया लूज कर देता, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो मान लिया उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 24। और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12, तो कितने हो गए? 36। तो ये रूल क्या कहता है कि जब भी हम किसी भी एक सीरीज की बात करेंगे तो उसमें जो भी एलिमेंट अपने साथ लिगेंड्स को कंबाइन करेगी वो हमेशा ट्राई करेगी कि वो जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्यों अचीव करे भाई? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अगर एक बार अचीव कर लिया जाता है तो वो जो एलिमेंट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी प्रकार से अगर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का कोई एलिमेंट है भाई, मान लिया कोई भी लगा लो, मोलिब्डेनम है या कोई भी है, ठीक है, अब वो हमेशा क्या ट्राई करेगा कि उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाए भाई, जो इस सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो इसको अचीव कर ले, इससे दूसरे की तरफ वो ना जाए। वो क्या हमारी सिडविक थ्योरी। तो सिडविक थ्योरी क्या कहती है? Until the origin of electronic theory of valency, Werner theory was regarded satisfactory. कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी नहीं आई तब तक वर्नर थ्योरी को ही सफिशिएंट माना जाता था एक्सप्लेन करने के लिए, बट लेटर इट फेल। लेकिन बाद में जो ये फेल हो गई तो सिडविक आए जिन्होंने लेविस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब लेविस कंसेप्ट क्या था भाई कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको लेविस बेस बोला जाता था, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लेविस से एसिड बोला जाता है। तो मेन पोस्टुलेट्स क्या थे इस थ्योरी के? सबसे पहला पोस्टुलेट था लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव एन एटम हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो भी हमारा लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होना चाहता है तो उस लिगेंड के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास कंपलसरी है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? when ligands are attached to central metal atom they donate their electron। कि जब लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं टू सेंट्रल मेटल एटम एंड thus bond establish occur। The type of bond occur or formed are called coordinate or dative bond। उनको क्या नाम दिया जाएगा भाई? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड दिया जाएगा। जैसे ये हमारी मेटल हो गई और इसके साथ ये लिगेंड है, ये जो बॉन्ड बना है कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड ने डोनेट किया है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। जैसे अगर हम एग्जांपल देख लें CO NH3 6 3 पॉजिटिव,
अगर इसमें हम बात करें कोबाल्ट की, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है आर्गन 18 4s2 3d7। अब यहाँ पे कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इसको x मानेंगे, अमोनिया पे चार्ज 0 तो मल्टीप्लाई बाय 6 +3, x कितना है +3, तो कोबाल्ट +3 की फॉर्म में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे, 2 तो s से जाएंगे और 1 d से जाएगा, क्या बनाएगा आर्गन 18 3d6। अब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 6, 3d6, 4s क्या है खाली और आगे हमारा 4p भी खाली है, ये बात की बात है। तो यहाँ पे d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो जो a के पेयर होगा तो इनमें पेयर अप होगा इस प्रकार से, ठीक है। p के 3 है तो 3 इसमें हो जाएंगे। तो एक प्रकार से नॉर्मल सा आइडिया दे दिया भाई, यहाँ पे एक प्रकार से d के 2 यूज हो रहे हैं, एक s का और 3 p का। हालांकि हम इसको डिटेल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और सिडविक ने क्या किया था भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल दिया था, जो मैंने आपको बता दिया है। क्या कहता है ये, आफ्टर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम बाय लिगेंड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन हमेशा किसके बराबर होंगे एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस। जैसे ये एग्जांपल ले लो, कोबाल्ट में कितने हो गए भाई 27 थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर दिए, कितने रह गए हमारे इलेक्ट्रॉन 24। उसके बाद अमोनिया लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 कितने देंगे 12, तो प्लस में 12 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 36। ये क्या हो गया हमारी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर इस प्रकार से आप इसके अलावा और एग्जांपल भी ले सकते हो, जिसके अंदर आप देखोगे भाई जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उतने ही इलेक्ट्रॉन के मेटल लेना पसंद करेगी, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी पाए गए भाई जो इस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो एलिमेंट क्या थे स्टेबल थे। लाला जी 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा, ऑनलाइन चालू होने को आ जाएगा इसमें। हाँ आगे देखो, आ जाओ आगे। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि भाई जो भी एलिमेंट अपने साथ अटैच करना चाहता है वो हमेशा चाहेगा कि जो लिगेंड्स उसके साथ अटैच हो रहे हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम उसके साथ अटैच है वो हमेशा क्या करेगा भाई अपनी जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उतने इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करेगा। अगर फर्स्ट वाला आ रहा है तो 36 कंप्लीट करेगा, अगर सेकंड सीरीज वाला आ रहा है तो अपने 54 कंप्लीट करेगा, थर्ड वाला आ रहा है तो अपने 86 कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 34 रख लेगा इस सीरीज में होगा, या फिर मान ले 50 इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा, या फिर मान ले 82 इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा भाई। वो हमेशा क्या करेगा अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो उसको अचीव करेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है, इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि जो एलिमेंट है वो स्टेबल है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स हम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के लेते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को अचीव नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो एक स्टेबल स्पीशीज है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम FeCN6 390। अब इसमें आपको पता भाई आयरन जो है, आयरन को क्या मान लेंगे भाई हम X मान लेंगे। साइनाइड का चार्ज कितना होता है भाई हमारा -1 होता है, कितने लिगेंड हमारे 6 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है हमारा -3। अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो -3 + 6 कितना होगा भाई हमारा +3। फिर हम आयरन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 26। सबसे पहला काम होगा इसकी हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। क्या लिखेंगे भाई इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी आर्गन 18 4s2 3d6। अब यहाँ पर आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अब थे उसके पास कितने 26, उसमें से 3 उसने लूज कर दिए, तो उसको हम क्या दे देंगे नाम उसका
एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन गए भाई? 3 इलेक्ट्रॉन गए। तो पहले इलेक्ट्रॉन s से जाएंगे, अगर फिर भी बच जाते हैं तो d से जाएंगे। तो क्या कर देंगे हम? आर्गन 18 4s0 3d5 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4s0 3d5। तो इस केस में देखो भाई यहाँ पे अब एटॉमिक नंबर 26 था, 3 चले गए, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 23 प्लस एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 कितने दे देंगे? 12। तो एक प्रकार से कितने हो गए हमारे इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 35। मतलब ये किसको अचीव नहीं कर रहा भाई? नीयरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर रहा, लेकिन ये भी फिर भी क्या है? स्टेबल कंपाउंड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेप्शंस टू EAN। ये क्या भाई? EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये क्या है कि एक्सेप्शन है। आप कहीं पे भी देखना कोई भी वो कंपाउंड जो Fe3 के अंदर होगा वो फॉलो नहीं करेगा EAN रूल को, ठीक है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेंगे? 35 या 34 का तो बहुत कम 35 आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और एग्जांपल ले सकते हो आप AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सिल्वर है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 47। अब इसके ऊपर +1 चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 46 हो गए। उसके बाद कितने लिगेंड अमोनिया के? 2। अब एक लिगेंड 2 देता है मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने हो गए? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 50। उन्हें कितने चाहिए थे? 54। तो ये भी क्या है? एक्सेप्शन है। 54 क्यों होने चाहिए थे भाई? क्योंकि जीनोम का कितना होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में? 54 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है? इसी प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें निकल 2 हो गई, ये एग्जांपल बहुत कंपलसरी है भाई। निकल 2 है, कोबाल्ट 2 है या सिल्वर 1 है, Ag1 है, which have more than one coordination number depending upon nature of ligand generally do not follow EAN rule, ठीक है? इसी तरह से Fe3 जो मैंने आपको बताया, चाहे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, चाहे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, वो किसको फॉलो नहीं करेगा भाई? EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जांपल देखना चाहें तो इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं हम FeCl4 नेगेटिव। इसमें भी अगर आप देखोगे आयरन X क्लोरीन -1 × 4 = -1, -4 उस तरफ जाके प्लस का, तो -1 + 4 कितना होगा हमारा? प्लस का 3। तो आयरन का कितना होगा? 23 प्लस अब क्लोरीन कितने? 4 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कितना होगा भाई हमारा? 31 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए। तो ये क्या फॉलो नहीं करेगा? नेवर फॉलो EAN। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये थ्योरी थी भाई, ये भी ज्यादा कुछ जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है? तो क्या देखेंगे अब हम इनके डिफेक्ट्स इन सिडिविक थ्योरी। डिफेक्ट्स इन सिडिविक थ्योरी। डिफेक्ट्स इन सिडिविक थ्योरी। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है इस थ्योरी का? देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच डू नॉट फॉलो EAN रूल। कौन से भाई? जैसे FeCl4 नेगेटिव होगा, FeCN6 नेगेटिव होगा, ETC AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव होगा। सेकंड इफेक्ट क्या है इसका? दिस थ्योरी कांट प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ मेटल ऑर्बिटल व्हिच मे बी इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। किसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा? ये टाइप ऑफ मेटल ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के अंदर कौन सा जो है मेटल का जो ऑर्बिटल है वो हिस्सा ले पाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है? थर्ड लिमिटेशन क्या है? ये कांट प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो थ्योरी थी ये भी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई गई? मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोर्थ लिमिटेशन इसकी क्या थी? कांट प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये क्या नहीं बता पाया भाई? जो कॉम्प्लेक्स हमारा उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
फिफ्थ क्या है, दिस थ्योरी कांट प्रिडिक्ट और टेल दैट व्हाई मेटल आयन एग्जिबिट मोर देन वन कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाई मेटल आयन हैव मोर देन वन कोऑर्डिनेशन नंबर, कि हमेशा जो भी मेटल आयन बनता उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम 2 होता। कोई भी मेटल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा नहीं मिला जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 1 हो। क्यों ऐसा है, क्यों कोई मेटल आयन ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो, इस बात को भी जो है ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लियर है? तो इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशन और जो वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन थी उसको दूर करने की कोशिश की भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।